पाया जाता है, जिसके कारण से वो खींच सके लिगेंड्स को। ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं कि जो फर्स्ट है, सेकंड है या जो भी एस ब्लॉक की धातुएं हैं उनमें सामान्यतः प्राथमिक ऑक्सीकरण अवस्था से उनका स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर Na+ में इसका 2,8 विन्यास है नियोन जैसा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता डी ब्लॉक धातुओं में। जैसे FeCl3 Fe+3 में तो 26 होता है, तो ये 23 रहेगा। 23 किसी अक्रिय गैस का विन्यास नहीं है, इसीलिए ये डी ब्लॉक धातुएं लिगेंडों से कुछ लोन पेयर ग्रहण करके सेकेंडरी वैलेंसी शो करती है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है। उदाहरण देखा था K4FeCN6, इसमें हमने देखा था Fe+2 में है तो 26 से यानी 24 इलेक्ट्रॉन रह गए। 6 लिगेंडों से ये 2 इलेक्ट्रॉन पर लोन पेयर लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 24 और 12 36 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्रिप्टॉन। तो कुल मिलाकर के अक्रिय विन्यास प्राप्त करने के लिए ये ऐसा करती है। इनके लिए ऐसी कर सके इसलिए सुटेबल कंडीशन ये है कि इसके अंदर उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है, छोटा आकार, +2, +4, +6, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, रिक्त कक्षक, उचित ऊर्जा के इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इसके अलावा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कुल मिलाकर के सारी परिस्थितियां हैं जो वो अनुकूल है कि ये कॉम्प्लेक्स बना सके आसानी से। और कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उसके अंदर एक लिगेंड आता है, वो लोन पेयर देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसमें से पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेल से अपन चर्चा नहीं करेंगे। आगे वाले जो कैरेक्टर हैं वो लिखिए डी ब्लॉक के। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण लिखिए। चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। पहले समझ लीजिए। सबसे पहले अनुचुंबकीय, 2 नंबर प्रतिचुंबकीय, 3 नंबर लोह चुंबकीय, 4 नंबर लघु लोह चुंबकीय और 5 नंबर प्रतिलोह चुंबकीय। ये मैग्नेटिक जो नेचर है उसके आधार पर ये 5 प्रकार के सबस्टांस होंगे। इनमें से किस में क्या कंडीशन होगी, क्या एग्जाम्पल है, वो अपने को ध्यान रखना है। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। सामान्यतः इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन जिनके भी अंदर होते हैं वो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो मैग्नेटिक जो रेज हैं उनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। सामान्यतः सोडियम, मैग्नीशियम जितनी भी धातुएं हैं प्राय उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करे, और यह युग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुण है। पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेड इलेक्ट्रॉन सभी में पाए जाते हैं सिवाय हाइड्रोजन के। किस में नहीं होते? जैसे मान लीजिए अपन लिथियम की बात करें, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है, 1s2 2s1, तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अनपेड है, लेकिन इससे पहले भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पेड पाए जाते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भी है तो प्रतिचुंबकत्व का गुण इसमें भी पाया जाता है। लेकिन जब भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए तो प्रतिचुंबकत्व का गुण जो है वो क्षीण हो जाता है, यानी अनुचुंबकत्व का गुण जो बाहरी है प्रतिचुंबकत्व में, सभी यौगिकों में प्रतिचुंबकत्व का गुण भी पाया जाता है, लेकिन किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये छिप जाता है। कौन सा दिखता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबकीय पदार्थ का। तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है अनुचुंबकीय, अनपेड नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। लोह चुंबकीय पदार्थ, इनमें क्या होता है कि अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समान चक्रण वाले होते तो ये भी अनुचुंबकीय पदार्थ ही है, लेकिन थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो, जैसे 4 हो, 5 हो, लेकिन उनके जो
इलेक्ट्रॉन्स है उनका चक्रण अलग अलग दिशाओं के अंदर चलता रहता है, लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र इसके संपर्क में लाया जाए तो सभी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण, ये सभी जो डोमेन्स हैं वो इस प्रकार से हो जाएंगे एक साइड के अंदर, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और इस प्रकार से भी हो जाता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए तो भी इनके पास चुंबकीय जो गुण है वो मेंटेन रहता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ, इनके अंदर अधिक क्षमता होती है चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करने की। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये अपने सभी इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक समान कर लेते हैं और उनके अंदर एक स्थायी चुंबकत्व गुण आया जाता है। ये होते हैं फिकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकल, CrO2, इस प्रकार से। ठीक है, इनके अंदर अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर आप कोई भी मेटल्स का ले लीजिए, जैसे लिथियम, सोडियम, ये इस प्रकार की। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर जैसे हीलियम, ऑर्गन या कोई ऐसा और एलिमेंट जिसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, जैसे Na+ हो गया, ठीक है, Mg+2 हो गया, लोह चुंबकीय ये हो गया। लघु लोह चुंबकीय के अंदर क्या होता है कि हम सोचते तो हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ है, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो विपरीत हो जाने से जो अपेक्षित मान है चुंबकीय आघूर्ण का वो ना होकर के कम हो जाता है। जैसे √n, n+2, जहाँ n बराबर अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। हम मान रहे थे या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो 4 कितना आ गया, 4 2 6 √24 बोहर मैग्नेट्रॉन आना चाहिए था चुंबकीय आघूर्ण। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये जो चुंबकीय इलेक्ट्रॉन का चक्रण है इसके चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल आउट कर देता है, इसका स्पिन +12 इसका -12 तो कैंसिल आउट कर देता है। अब रिजल्टेंट रूप से, परिणामी रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही रहती है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान ये नया करके 8 बोहर मैग्नेट्रॉन आता है। तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चक्रण के कारण से चुंबकीय आघूर्ण का मान अपेक्षित मान से कम प्राप्त होता है, तो इसलिए लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबक के अंदर जितने भी आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से आधे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत हो जाने के कारण से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हुए वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। यानी सोचा था हमने कि √24 बोहर मैग्नेट्रॉन आएगा, लेकिन ये ना आते हुए 0 बोहर मैग्नेट्रॉन आता है। कैसे? क्योंकि इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से आधे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या हो जाता है, विपरीत, उसके कारण से चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। ठीक है, भाई कुल मिलाकर के 4 कमाऊभूत हो तो आप सोचें कि 100 रुपये लाए तो 400, लेकिन एक उड़ाने वाला आ जाए तो 400 लाया है, छोटे वाले भाई को पकड़ के उसके और छीन ली, तो अब मिले कितना, 200 ही मिले ना मालिक को। इसमें से आधे निकम में निकल जाए तो कुछ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, 200 आए 200 गए, तो कुल मिलाकर के ये कहानी। अब आपको इसमें से एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये तो हो ही गई। इसमें ध्यान रख लो Mn3 Fe3O4 किसके अंदर, लघु लोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय के अंदर Fe2O3 या मैग्नीज के जितने ऑक्साइड्स हैं वो। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको इसमें केवल और केवल एग्जाम्पल ही ध्यान रखना है, बाकी इसमें से प्रश्न आने की संभावना नगण्य है, नहीं आएगी। क्वेश्चन आएगा कलर प्रॉपर्टी में से, लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ डैश करके। ये इसमें कुछ लिख दिया था क्या, इतना ही लिखा, पहले लिखो अनुचुंबकीय पदार्थ नंबर 1, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसा इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है।
ऐसा इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। एग्जाम्पल Na, Al, ठीक है। दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसमें अपन पूरी डिटेल नहीं लिखेंगे, बाकी आप समझ गए। ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पेड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल Na+, बस नोट लिखो। प्रतिचुंबकत्व का गुण कोष्ठक में युग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रतिचुंबकत्व का गुण कोष्ठक में युग्मित इलेक्ट्रॉन लगभग सभी पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में यह परिलक्षित नहीं होता। यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब वो शो नहीं करेगा, केवल अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबक के गुण। तीसरा लिखो लोह चुंबकीय पदार्थ, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनके चक्रण एक समान हो जाते हैं। यानी जो डोमेन्स होते हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट बन जाते हैं। क्या लिखा? हो जाते हैं, जिससे ये स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। हाँ सर। हाँ, मैं क्लास में वापस करता हूँ। एग्जाम्पल FeCONi, फीकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकल। फिर नेक्स्ट लिखिए लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत हो जाने के कारण
चुंबकीय आघूर्ण का मान अपेक्षित मान से कम प्राप्त होता है। ये अपेक्षित था। हाँ, ये उतार लीजिए, ठीक है। तो इसका चक्र उल्टा हो जाएगा। तो ये म्यू वास्तविक रियल क्या आता है कि इफेक्टिवली अब दो ही इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में एक समान चक्रण वाले हैं। तो 2 + 2 √8 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये स्थिति हो जाती है। अब जब हम प्रतिलोह चुंबकीय बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, आधे इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत कर देंगे। तो वही अपेक्षित मान, अपेक्षित √24 वास्तविक 0, यानी ये लग रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति हो गया। कारण आधे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ये लो, ये लो। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल इसके अंदर चुंबकत्व है ही नहीं, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल लिखो। Fe3O4 फेरी मैग्नेटिक के, और एंटी फेरो के हो जाएंगे आपके MnO2 यानी मैग्नीज के, निकल के ऑक्साइड्स। Fe3O4 इसमें लिखो ना, इसमें आधे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत हो जाने के कारण, प्रतिलोह चुंबकीय में लिखना, इसमें आधे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत हो जाने के कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। ठीक है। ये एग्जाम्पल आप उतार लें। ये आपके चुंबकीय गुण MnO2 Fe2O3 बिल्कुल याद रखना। ये मैग्नीज के लगभग इसमें ऑक्साइड इसमें आ जाते हैं, मैग्नीज निकल के, बिल्कुल। नेक्स्ट लिखिए चुंबक कलर प्रॉपर्टी, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। देखो, अभी हमने देखा था कि जिन भी पदार्थों के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सामान्यतः अनुचुंबकीय होंगे, और ज़्यादा हो तो लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय या प्रतिलोह चुंबकीय हो सकते हैं। और यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर प्रॉपर्टी शो करेगा। कलर प्रॉपर्टी शो करने का आप जानते हो नेचर, जब भी कोई मेटल या कोई नॉन मेटल, चाहे कोई भी हो, कोई कंपाउंड हो, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके उसमें से विजिबल रैन को, ये विजिबल जो रीजन है वो आप सब जानते हैं, विबग्य और 7 रंगों का मिश्रण, उसमें से किसी एक प्रकार के प्रकाश को ग्रहण करके यदि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में, तो वापस आते समय उसका एंटी कलर है वो छोड़ेगा, यानी वो एंटी कलर उसको इमिट करेगा, और वो एंटी कलर हमें उस पदार्थ के रंग के रूप में दिखाई देता है। तो ये जो है कलर प्रॉपर्टी की नेचर है। अब कारण इसका क्या है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन इस रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली शर्त तो क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे डी ब्लॉक के कंपाउंड जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं वो डेफिनेटली शो करेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से, इसमें से आप डबल स्टार लगा लेना, 100% क्वेश्चन आएगा। पहले प्रकार का क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका कौन कौन से जो पदार्थ हैं वो कलर प्रॉपर्टी शो करेंगे नहीं, निम्न में से कौन से यौगिक रंगीन होंगे अथवा नहीं, मतलब रंगीन हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने ले लिया, जैसे CuCl, ZnCl2, ठीक है,
फिर मान लीजिए किसी ने आपने ले लिया FeCl3, नन ऑफ दीज, तो कौन सा कलर प्रॉपर्टी शो कर सकता है? आप इनके निकाल लीजिए विन्यास। Cu+ है, Cu+ का विन्यास क्या होता है? Zn+2 है, इसका विन्यास क्या होता है? 4s, तो दोनों में 0 है, तो अभी तक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आया नहीं। Fe+3 का विन्यास क्या होता है? 3d5 हो जाएगा ना भाई। 18, ये 26 होते हैं, और 26 में से 3 गए तो बचे 23, 23 18 5। S वाले दो वैसे ही जा चुके हैं। जैसे Fe का विन्यास लिखें तो होता है 3d6 4s2, और Fe+3 का हो जाएगा 3d5 और 4s0। तो 3d5 में आप बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कौन होगा? ये कलर प्रॉपर्टी शो कर सकता है। इन डी ब्लॉक के अंदर जो कलर आते हैं वो 2 कारण से आते हैं। नंबर 1 वो तो आता है डी संक्रमण, यानी डी कक्षक के अंदर आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और कोई कॉम्प्लेक्स यदि बनता है उस दौरान, कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान जो डी कक्षक है 500 समबृहस्पति कक्षक, वो 2 ऊर्जा स्तरों में बंट जाते हैं, जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। उनमें से लोअर डी से अपर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो इसी रेंज से इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो ले जाता है, तो इसके कारण से क्या होता है? कलर प्रॉपर्टी। दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका आएगा ये तो कोऑर्डिनेशन में डिटेल से है ही, इसको पढ़ेंगे ही अपन। CFT के अंदर, VBT के अंदर सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ये जो चार्ज ट्रांसफ़र है ये भी 2 प्रकार से हो सकता है, या तो मेटल से लिगेंड को, या लिगेंड से मेटल को। जो लिगेंड से मेटल को होता है ये नॉर्मली हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है कि लिगेंड अपने लोन पेयर मेटल को देता है, या कई दफ़ा जैसे मेटल कार्बोनिल्स हैं उसके अंदर मेटल से भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, यदि मेटल के वैलेंस शेल के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, और यदि लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। चूंकि हम जानते हैं कार्बोनिल है, कार्बोनिल के अंदर है 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 2 ही बना रखे हैं, तो एक कक्षक क्या है? खाली है। तो ये कुल मिलाकर के क्या है? ले सकता है। तो इसका कारण 2 है, चार्ज ट्रांसफर, मेटल से लिगेंड की ओर भी, लिगेंड से मेटल की ओर भी। ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इसको क्वेश्चन भी आएंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि प्रभावित करने वाले कारक मेटल की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, लिगेंड की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, कि 3D 4D 5D में से कौन सा आसानी से चार्ज ट्रांसफर करेगा, लिगेंड के अंदर कौन सा जो न्यूट्रल है वो करेगा, नेगेटिव वाले करेगा, या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो अच्छे चार्ज ट्रांसफर करेंगे, या वीक लिगेंड। लिगेंड का भी एक अलग क्लासिफिकेशन है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पूरी बनी हुई है, तो उसके अंदर लिगेंड की प्रबलता का क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं डी संक्रमण। ठीक है, तो लिखिए ना, पहले लिखिए रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। इसमें लिखो डी ब्लॉक यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। अतः ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन सा यौगिक रंगीन हो सकता है? देखो, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना शर्त है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो रंगीन हो ही हो। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी कलरलेस हो सकता है, क्योंकि वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इस रेंज से ही एनर्जी है वो अब्जॉर्व करना चाहिए। यदि इधर से कर लिया, UV को कर लिया या IR से कर लिया, तो वो कलर नहीं होगा। कई दफ़ा अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो तो भी, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेटल से उसके मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल में जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है उसमें भी, लेकिन इसीलिए क्वेश्चन है कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा यौगिक रंगीन हो सकता है? ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन में तीसरा टिक कर लीजिए।
उतार लिया। नेक्स्ट लिखिए अगली लाइन से, डी ब्लॉक में रंग प्रवृत्ति के निम्न दो कारण हैं। किसी को बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा हो ऑनलाइन में तो क्वालिटी थोड़ी सी अपनी बढ़ा लें, 720 कर लें, उससे साफ आ जाएगा। थोड़ी क्वालिटी कम है लाइव यूट्यूब की बजाय, तो वो तो अपने ऊपर डिपेंड है। यदि आप अच्छी क्वालिटी में नेट की स्पीड अच्छी होगी तो जाएगी। डी संक्रमण सबसे पहला लिखो, डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन। जब भी कोई संकुल यौगिक बनता है तो लिगेंड जब डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन देने के लिए इंटरेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए कि K4Fe6 को बनना है, ये लिगेंड बनना है कॉम्प्लेक्स, तो इस कॉम्प्लेक्स में बनने के दौरान Fe+2 के अंदर, ये Fe+2 के अंदर है, इसके अंदर कुछ चेंजेज आते हैं। इसने अपनी प्राइमरी वैलेंसी Fe+2 के रूप में रखी है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, 3d6 और 4s0। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe+2 का हम लिखें तो 3d6 4s0, क्योंकि वो दोनों तो दे चुका। तो 3d6 को यदि अपन बनाएं 1 2 3 4 5 और ये 6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, 4s 4p वैकेंट पड़े हैं। अब इसमें क्या, ये अपन कोऑर्डिनेशन को आगे डिटेल से समझेंगे कि कब कौन सा लिगेंड आता है, तो कौन से कक्षक प्रयुक्त होते हैं, अंदर वाले कि बाहर वाले, कौन सा आउटर बनेगा कौन सा इनर बनेगा, ये डिटेल के अंदर कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। बाकी नॉर्मल चीज़ें आपको पता है। जब भी लिगेंड साइनाइड जैसा प्रबल हो तो वो इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पेड हो जाते हैं। तो इस कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाने से सारे के सारे 6 जो इलेक्ट्रॉन हो 3 कक्षकों में अंदर आ जाएंगे, और जो संकरण होगा वो होगा D2sp3 जब लिगेंड प्रबल हो। तो यदि लिगेंड दुर्बल होता K4FeCl6 क्लोराइड जैसा लिगेंड होता, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो पेयरिंग है वो नहीं हो पाती। वो डिपेंड करता है कि पेयरिंग एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी की जो वैल्यू है उतनी एनर्जी क्रिएट हो कि ना हो लिगेंड से। यदि लिगेंड प्रबल है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हो सकता है कि वो एक्सचेंज एनर्जी के बराबर मिल जाए तो एक्सचेंज हो जाए, कपलिंग हो जाए। और यदि लिगेंड दुर्बल है तो जो डेल्टा आता है स्प्लिटिंग एनर्जी वो कम होगा, तो ये एनर्जी मिल नहीं पाती, तो इसीलिए शिफ्ट हो नहीं पाते। ठीक है, तो यदि ये होगा तब तो D2sp3, और यदि यही कॉम्प्लेक्स ये होता K4FeCl6 तो उसके अंदर ये जो है पेयरिंग नहीं होती, ये तो है CN के कंडीशन में, और ये कंडीशन आ जाएगी Cl- में। तो Cl- के अंदर आपकी ये कंडीशन रहेगी। अब इसको लिगेंड कितने आने वाले हैं, 6। अब इसके पास कक्षक यहाँ खाली नहीं है, यहाँ तो कितने दिखे, 4। ये तो है 3D, ये है 4s और ये है आपका 4p। आगे जो है 4D तो पड़ा है खाली, ये 4D है जब Cl- आए तो जब Cl- दुर्बल लिगेंड आता है तो ये इतनी एनर्जी नहीं उत्पन्न करवा सकता कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, पेयरिंग हो जाए। तो ये जो संकरण के लिए आवश्यक 6 कक्षक है वो बाहर वाले यूज करता है, और संकरण आता है sp3d2। संकरण क्या आएगा, sp3d2। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की कंडीशन होती है। अब जो बचे हुए अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं इसके कारण से कलर शो होगा। तो ये क्या करते हैं, जब भी लिगेंड किसी धातु से एक निश्चित अक्ष के अकॉर्डिंग आता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए Fe+2 को बॉन्ड बनाना था, तो इसके पास 6 लिगेंड आएंगे। 6 लिगेंड आएंगे, वो सारे के सारे किस प्रकार से आएंगे, तीनों अक्षों से, इस प्रकार से तीनों अक्षों से, कि जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है।
तो 6 लिगेंड आने हैं तो वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू एक्सिस आएंगे, 6 के 6। तो ये एक तो इस हिसाब से प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड और माइनस जेड। वो लिगेंड इस हिसाब से आते हैं कि उनके बीच दूरी अधिकतम हो, प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा मिले। तो 90 डिग्री एंगल की इनके पास फैसिलिटी है। जब यदि 6 को आना है, तो यदि हो सकता है 2 को आना हो तो दोनों क्या कर सकते हैं, 360/2 ऑपोजिट डायरेक्शन आएंगे, एक इधर से एक से, तो 180 डिग्री और लीनियर कॉम्प्लेक्स बनेगा। यदि 3 हो तो तीनों के पास ऑप्शन है कि वो 120 से आ जाए ये घेरे के अंदर। जब 4 हो तो एक ऑप्शन तो है कि 90 डिग्री से आए यदि अक्षों से आए, लेकिन यदि वो अक्षों के बीच से आते हैं इस प्रकार से टेट्राहेड्रली, तो वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण से जो 90 से ज़्यादा है, इसीलिए स्टेबिलिटी उसको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए जो 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो 4 हो ये नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसमें या तो वो टेट्राहेड्रली आते हैं या स्क्वायर प्लेनर आते हैं, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पर। तो अब अपन बात कर रहे थे कि जो 6 लिगेंड आ रहे हैं वो सभी के सभी किधर से आ रहे हैं, अक्षों के ऊपर से आ रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के अंदर जो डी कक्षक है उसमें 5 प्रकार के कक्षक होते हैं। तो जैसे ये डी कक्षक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जो हमारे पास पी थे तो वो तो ऐसा है जैसे पी एक्स मुझे बनाना हो तो एक पाली और वो भी एक्स पर, ये वाई और जेड अपने बोर्ड से दिखा नहीं सकते। जब हमें पी वाई बनाना है तो एक पाली और वो किस पर, वाई पर, और जब पी जेड बनाना है तो एक पाली बाहर एक पाली बोर्ड के भीतर। लेकिन जो डी है वो द्विडंबलाकार होता है, डबल डंबल शेप्ड होता है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और सामने वाली जेड एक्सिस है जो अपन बोर्ड पर 2D बना नहीं सकते। एक्स और वाई, तो जो दोनों पालियां हैं वो एक्स और वाई के बीच रहेगी इस प्रकार से, ये होता है डी एक्स वाई। यदि डी एक्स जेड बनाना है तो यहां पर एक्स और यहां जेड रख दूंगा और पालियां इसी प्रकार बीच में। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, एक्चुअली जेड यदि इसको माना और ये मान लीजिए एक्स है तो यहाँ इस प्रकार तिरछी इधर और फिर तिरछी नीचे, एक इधर और एक तिरछी पीछे वाली साइड में बोर्ड के पीछे, इस प्रकार से बनता है। और जब वाई और जेड है तो यहाँ पर तिरछी बन जाएगी। क्लियर? तो मैं एक बना रहा हूँ डी एक्स वाई तो भी हो जाएगा। इन तीनों को, ये तो क्या होते हैं, अक्षों के मध्य होते हैं जिन्हें T2G कहते हैं, और ये होते हैं अक्षों के मध्य, अभी बता दें, अक्षों के मध्य। और ये दोनों जो कक्षक होते हैं उनको EG कहते हैं, और ये होते हैं अक्षों पर। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अक्षों के ऊपर। कैसे कि जैसे मान लीजिए मुझे बनाना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स के ऊपर और वाई के भी ऊपर। तो कुल मिलाकर के डी जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसमें दोनों पालियां अक्षों के ऊपर है, और डी एक्स वाई के अंदर दोनों पालियां अक्षों के मध्य है। अब चूंकि जब हमें तो क्या बात कर रहे थे अपन, हाँ अक्षों के मध्य। तो 3 कक्षक ऐसे हैं डी के जो अक्षों के मध्य हैं, 2 कक्षक ऐसे हैं जो अक्षों के ऊपर है। चूंकि जब हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है तो सभी के सभी कक्ष, सभी प्रकार के जो लिगेंड्स है वो कैसे आते हैं,
अक्षों के ऊपर से आते हैं। ये ऐसा तिरछा दिख रहा है, जैसे इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए z, सभी के बीच एंगल कैसा है 90 डिग्री। ये अक्षों के मध्य से, चाहे इसको इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मेटल है ये 4 प्रकार से यूँ, फिर लेकिन उसमें क्या ऊपर नीचे वाला दिखाने में दिक्कत है, इसीलिए ये चारों के चारों अक्षों के मध्य 2x y और एक ऊपर एक नीचे से। जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो तीनों को तीनों लिगेंड कहाँ से आएंगे, अक्षों के ऊपर से। और जब टेट्राहेड्रल बनेगा तो टेट्राहेड्रल बनने के दौरान हमें पता है कि जैसे मान लीजिए एक मेटल है, अब उसमें से दो तो जो है वैलेंसी वो तो आपके एक ही प्लेन में रहेगी, एक प्लेन में रहेगी दो, और एक वैलेंसी आपके ये मेटल है, इसमें दो एक ही प्लेन में जो कट जाएंगी, एक रहेंगी सामने और एक रहेगी ये पीछे, और चारों के बीच बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अब बताइए ये जो एक्चुअली टेट्राहेड्रल शेप है वो इस प्रकार से होती है, एक पेन एक्चुअली टेट्राहेड्रल शेप इस प्रकार से होती है, दो वी बनते हैं, एक ये एक्स एक्सिस है ना उससे ऊपर उठा हुआ ऐसे वी, एक वाई एक्सिस में तो नीचे झुका हुआ वी बनेगा। अब बताइए ये एक्सिस तो ये है, ये एक्सिस है, ये वाई है, एक्स वाई और ये जेड, कोई भी एक वैलेंसी अक्षों के अंदर नहीं है, अक्षों के ऊपर नहीं है, यानी ऑन द एक्सिस नहीं है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, इस पर कोई वैलेंसी नहीं आ रहा, ये लिगेंड सीधा आया तो इस प्रकार से आया, जबकि ऑक्टाहेड्रल के अंदर इस प्रकार अक्षों के ऊपर से आ रहा था, और टेट्राहेड्रल में कैसा आया है, अक्षों के बीच से। तो कुल मिलाकर जब भी आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कौन से कक्षक डिस्टर्ब होंगे, लिगेंडों के रास्ते में आएंगे जो अक्षों के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि ये। और जब आपको टेट्राहेड्रल बनाना है तो इस कंडीशन के अंदर टेट्राहेड्रल के अंदर अक्षों के बीच से लिगेंड आ रहे हैं तो वो कक्षक डिस्टर्ब होंगे जो अक्षों के मध्य पाए जाते हैं, T2G। तो कुल मिलाकर के जब भी कोई डी ब्लॉक का कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस कंडीशन के अंदर जो अपने डी के 5 कक्षक होते हैं, जो डी के 5 कक्षक होते हैं, जैसे मान लीजिए ये डी कक्षक है, ये पांचों के पांचों समवृंश कक्षक है, समान ऊर्जा के कक्षक है। कब? जब तक कोई लिगेंड नहीं आया है। लेकिन यदि कोई लिगेंड आ जाता है तो लिगेंड आने के दौरान वो धातु से जिस भी एक्सिस से आता है या अलोंग द एक्सिस या बिटवीन एक्सिस आता है, वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर, आने वाले लिगेंड की संख्या पर। ठीक है, यदि मान लीजिए 4 लिगेंड आना वीक लिगेंड है, टेट्राहेड्रल अपने को बनानी है ज्योमेट्री, तब अक्षों के बीच से आएंगे, और यदि ऑक्टाहेड्रल बनानी है तो अक्षों के ऊपर से आएंगे, अक्षों पर से। तब डिपेंड करता है कि कौन डिस्टर्ब होगा। यदि मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है अपने को, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर 6 आते हैं लिगेंड, और 6 आते हैं वो कैसे आते हैं, अक्षों के ऊपर से। अक्षों के ऊपर पाए जाने वाले कक्षक कौन है, ये उनसे इंटरेक्ट करके रिपल्सन करेंगे और अपनी एनर्जी बढ़ा लेंगे। तो ये इसका मतलब इसमें इन दो ईजी कक्षकों की ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, ये dx² y² और dz², और जो तीनों नीचे हैं उनकी ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, dxy dyz और dzx, और ये आपका मिड एनर्जी लेवल है। तो इसका मतलब जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आने वाले 6 लिगेंड, उसके बीच के रास्ते में पड़ने वाले कक्षक, चूंकि ये अक्षों के ऊपर से आ रहे हैं तो अक्षों पर पाए जाने वाले कक्षक ईजी उससे प्रतिक्रिया करके, इंटरेक्ट करके, रिपल्सन के द्वारा अपनी एनर्जी बढ़ा लेते हैं। उसी अनुपात में, बढ़ी हुई एनर्जी के अनुपात में शेष जो कक्षक बचते हैं वो अपनी ऊर्जा घटा लेते हैं। चलो ये बढ़ी तो सही, ये घटी क्यों? बढ़ी तो प्रतिकर्षण के कारण, घटती क्यों बताओ? घटती इसलिए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि आने वाले उनसे रिपल्सन के द्वारा जो एनर्जी बढ़ाई है, तो इनसे एनर्जी लेकर के वो अपनी एनर्जी उन्होंने हाई कर ली, तो इसकी अपने आप ही डाउन हो जाएगी। जैसे हम जानते हैं जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है या जूल थॉमसन का प्रभाव है, वाष्पीकरण या जूल थॉमसन प्रभाव है, जैसे मान लीजिए तो उसमें छोटे छिद्र में से द्रव अणुओं को निकाला जाए, गैस को निकाला जाए, तो जो जाने वाले अणु आकर्षण था वो तोड़ करके जाएंगे दूर दूर। तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अपने ही अणु से लेते हैं, तो अणु क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो निकलने वाली गैस ठंडी होगी। यदि हम यही काम किस में करें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में करें, चतुष्फलक के
यौगिकों में करें तो चूंकि चतुष्फलकी यौगिकों के अंदर आने वाले जो लिगेंड है वो बिटवीन द एक्सेस आते हैं, ऐसे बीच से, और 2 इंच नीचे से बीच से आते हैं, तो अक्षों के मध्य पाए जाने वाले कक्सन रिपल्सन के द्वारा अपनी एनर्जी बढ़ा लेंगे। तो इसका मतलब इस बार जो बढ़ेगी वो एनर्जी किसकी बढ़ेगी, T2G की, और Eg की है वो उसी अनुपात में घट जाती है। आपने नोट किया होगा मैंने ये जो गैप कम बनाया ये ज़्यादा बनाया है, क्योंकि ये जो 2 ही कक्षक है तो अपनी एनर्जी थोड़ी सी और ज़्यादा कर लेते हैं, और जितनी एनर्जी का चेंज है ये 3 में बंटवारा हो गया। तो कुल मिला के दोनों को यदि 6 रोटी दी जाए तो यदि ये 3-3 रोटी खाएंगे 3 कदम चले, ज़्यादा चल ली, इनको 2-2 ही मिली, टोटल 6 दी जाए तो 2 कदम चले। तो कुल मिलाकर के ये एनर्जी जो है स्प्लिटिंग हो जाती है। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी या CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर, इसको डेल्टा से भी शो कर सकते हैं अपन। अब बात सुनिए गौर से, कलर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। कलर प्रॉपर्टी के लिए हम कहते हैं कि डी ब्लॉक के अंदर डी ट्रांजिशन के द्वारा कलर भी हो सकता है, लेकिन कब, जब उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। जब भी इसमें मान लीजिए 1 अथवा 2 जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, माना कि इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले तो निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा। अब चूंकि पहले तो एक ही ऊर्जा स्तर में थे, आपस में कहीं भी घूम सकता था, अब 2 एनर्जी लेवल में बंट गए लिगेंड की उपस्थिति में। तो ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है, इस दौरान इस जो ऊर्जा का अंतराल है वो दृश्य ऊर्जा प्रकाश के रेंज का ही होता है, जो लिखा था ना विजिबल। तो इसके कारण से विजिबल में से 7 में से किसी एक कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके ये हाई एनर्जी में चला जाता है, लोअर डी से उच्च डी में। तो कुल मिलाकर डी से डी में जाना ही क्या कहलाता है, डी संक्रमण, डी से डी में संक्रमण होना। जब भी ये वापस आएगा तो उसका एंटी कलर छोड़ेगा और कंपाउंड है वो कलर दिखाई देगा। यही सेम काम यहाँ होता है, बस ये है कि वहाँ पर जो जा रहा था वो T2G से Eg में जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो Eg से T2G में जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा रहा है D से D में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब हमें ये बात तो समझ में आई डी ब्लॉक रंगीन यौगिक क्यों दर्शाता है। जब भी डी ब्लॉक संकुल यौगिक बनाता है तो संकुल यौगिक बनाने के दौरान आने वाले लिगेंड्स, वो आने वाले लिगेंड जब धातु की ओर बढ़ते हैं तो उसके रास्ते में आने वाले डी कक्षक उससे अंतरक्रिया कर अपनी ऊर्जा बढ़ा लेते हैं, शेष उसी अनुपात में अपनी घटा लेते हैं। इस प्रकार जो समान ऊर्जा वाले समरस डी कक्षक है वो 2 ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है, जैसे कहते हैं डी कक्षकों का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये जो एनर्जी का गैप है उसे अपन डेल्टा कहते हैं, और चूंकि स्टेबलाइजेशन स्टेबल भी करता है कंपाउंड को, या स्प्लिटिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है वो दोनों में डिपेंड करती है कि आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, तो नॉर्मली यदि मान लीजिए क्लोराइड आएगा तो इसका गैप कम रहेगा, यदि साइनाइड आएगा तो यही गैप बढ़ जाएगा। तो डिपेंड, क्लोराइड आएगा तो कलर अलग होगा और साइनाइड आएगा तो कलर अलग होगा, क्योंकि जो विजन है, जो लाइट विजन है, उसमें से अलग अलग जो है कलर से अब वो लाइट को लेगा। भाई जैसे पहले ब्लू वाले लैम्बडा को ले लिया तरंग दे रही उस रेंज से, फिर अगली बार रेड वाले को ले लिया, तो डिपेंड करता है कि कौन से ले। इस बात पर भी निर्भर करता है कि मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, उसका चार्ज डेंसिटी क्या है, Fe+2 है या Fe+3 है, उस बात का डिपेंड इस पर भी करता है कि आने वाला लिगेंड क्लोराइड है या साइनाइड है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक हमने ये समझा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा से डी में जाना है, उच्च में, तो डी संक्रमण कहते हैं। यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग होती है तो टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड है वो, उसमें जो Eg है वो अक्षों पर पाए जाने वाले वो तो नीचे, और ऊपर कौन जाएंगे, अक्षों के मध्य, क्योंकि आने वाले लिगेंड अक्षों के मध्य से आते हैं, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर आने वाले लिगेंड अक्षों पर से आते हैं, तो इसलिए अक्षों पर पाए जाने वाले जो है Eg कक्षक वो क्या हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, शेष नीचे चला जाता है। क्लियर है बात, कोई डाउट है तो बताओ। अब कलर क्या होगा और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी ये अपन डिटेल से कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल पढ़ रहे हैं कि डी संक्रमण के कारण से कलर होता है। डी संक्रमण यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। उतार लीजिए यस, बिल्कुल बिल्कुल उस पर। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ों का फर्क पड़ेगा, वो अपन देखेंगे कौन सी कि जो मेटल है उसकी नेचर पर, और मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पर, आने वाले लिगेंड की नेचर पर कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये इसको 6dq, इसका 4dq, यदि 10 टुकड़े हो ना तो उसका 6 भाग ये ले जाएगा। सेम है यहाँ पर 6dq
और ये 4DQ। ठीक है, उतार लीजिए इसको। डी संक्रमण, इसमें एक लाइन लिख दीजिए पहले। डी ब्लॉक धातुएं संकुल बनाते समय, डी ब्लॉक धातुएं संकुल बनाते समय आने वाले लिगेंड की संख्या के आधार पर, आने वाले लिगेंड की संख्या के आधार पर एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाती है। आने वाले लिगेंड धातु की ज्यामिति के अनुसार धातु की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा? बढ़ते हैं। इस दौरान लिगेंड के रास्ते में आने वाले डी कक्षक लिगेंड से अंतर्क्रिया कर अपनी ऊर्जा बढ़ा लेते हैं। तथा शेष डी कक्षक उसी अनुपात में अपनी ऊर्जा घटा लेते हैं। इस प्रकार पांचों समभ्रंश डी कक्षक, पांचों समभ्रंश डी कक्षक दो ऊर्जा स्तर में बंट जाते हैं। यानी जो समान ऊर्जा के थे ना पांचों के पांचों एक लेवल के, वो दो में बंट गए। ठीक है, अब ऊपर या तो Eg जाएगा या T2G जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। यदि आने वाले 6 हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इसका मतलब आने वाले सभी अक्षों के ऊपर से आएंगे, तो अक्षों पर पाए जाने वाले कक्षक रिपल्सन द्वारा अपनी एनर्जी बढ़ा लेंगे। यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है तो आने वाले कक्षक लिगेंड जो अक्षों के मध्य से आएंगे, तो अक्षों के मध्य पाए जाने वाले डी कक्षक अपनी एनर्जी बढ़ा लेते हैं, शेष घटा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, क्या लिखा, बन जाते हैं, जिसे डी विपाटन कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं, जिसे डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं, जिसे डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं। पैरा चेंज करके यह विपाटन ज्यामिति पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट पैरा चेंज करके नई लाइन में
डिपेंड करता है, इसका मतलब वो तो अपन डायग्राम से बना देंगे। कैसे? ये ऑक्टाहेड्रल तो ऐसे, टेट्राहेड्रल तो ऐसे। फिर एक नेक्स्ट लाइन लिखिए। दो प्रकार के होते हैं क्या? नहीं, इसमें स्क्वायर प्लेनर में इसमें आगे और स्प्लिटिंग हो जाती है। स्क्वायर प्लेनर, टेट्रागोनल सब बताएंगे आगे कोऑर्डिनेशन में। जो स्क्वायर प्लेनर होगा ना तो इसमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर चला जाता है, डी जेड इसको नीचे जाता है। एक लाइन और लिखिए। निम्नतर डी कक्षकों में, निम्न डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, निम्न डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर, दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर उच्च डी कक्षक में चला जाता है। तथा पुनः लौटते समय अवशोषित किए गए प्रकाश का, पुनः लौटते समय अवशोषित किए गए प्रकाश का प्रतिरंग, एंटी कलर प्रदर्शित होता है, जिससे संकुल रंगीन दिखाई देता है, जिससे संकुल रंगीन दिखाई देता है। तो ये तो बात हो गई कि डी ब्लॉक कलर क्यों शो करते हैं, डी डी ट्रांजिशन के कारण से शो करते हैं। डी डी ट्रांजिशन क्यों होता है कि हमारे पता है कि डी कक्षक इस प्रकार से होते हैं। दो अरेंजमेंट है डी एक्स वाई अक्षों के मध्य अक्षों पर। यदि डी ब्लॉक समभ्रंश ऊर्जा स्तर का है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इस प्रकार से स्प्लिट हो जाएगा। यदि टेट्राहेड्रल बनाना है तो इस प्रकार से स्प्लिट हो जाएगा। यदि स्क्वायर प्लेनर है तो वो आगे पढ़ लेंगे कोऑर्डिनेशन में। फर्दर जो है वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर, डी जेड स्क्वायर नीचे, जो इसी प्रकार से टेट्रागोनल में होगा। अब आप काम ये करेंगे, सबसे पहले जब बॉक्स में बनाया मैंने ये गोला, ये बनाएंगे कि डी ऐसा होता है, इस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है। उसके बाद ये बनाएंगे आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उतार लो उसको आराम से।